साथ षड्यंत्र रचे हुए हैं, जो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, वो कभी भी इस तरह से नहीं खेलते कि आप लोगों को पता ही ना चले। सब कुछ वो बताकर करते हैं। जैसे आप अपने आसपास बात करना चाहो, मान लीजिए इस किताब के बारे में जब मैंने पूछा तो बोले जी हमने अंग्रेजी नहीं आती पढ़नी। जिनको अंग्रेजी पढ़नी आती है ना, उन्होंने भी नहीं पढ़ा इसको। हमको किताबें पढ़ने की आदत डाली ही नहीं गई है, आदत ही नहीं डाली गई। मतलब मैंने अपने घर के अंदर भी देखा और आप लोग अपने घरों में भी देखते हो, बच्चा अपने सिलेबस से बाहर की किताब जैसे ही उठाता है ना, उठाते उसके घर वाले कहते के पढ़ने लग रहे हो, काम का पढ़ लेना। मतलब उनको ये लगता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो काम का नहीं है, और काम का क्या है कि जो उसके सिलेबस में है सिर्फ वो। और सिलेबस में तो ये नहीं पढ़ाया जाता कि वैक्सीन की असलियत क्या है। अभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। 7वीं क्लास में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं क्लास की सामाजिक की किताब में ये पढ़ाया जा रहा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिनकी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, जिसकी पोल खोलते हैं हम लोग कि इनकी आड़ में पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा है, वो चीजें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। तो जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में बताओगे तो आपका ही बच्चा आपकी खिलाफत करेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को कभी आपने पढ़ने की आदत डाली नहीं थी अल्टरनेट किसी और सोर्स से। एक सोर्स है उनके पास सिर्फ किताब स्कूल वाली, स्कूल के सिलेबस में जो है बस वही सही है, और आपने उसी को ऑथेंटिक कर दिया। मेरी तरह किसी ने नहीं बोला होगा अपने बच्चे को जैसे मैं बोलता हूं, मगर स्कूल में जा रहा है ना, गलती तभी पढ़ के ना आइए। स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा हूं तेरे को मैं। और किताबें पढ़नी है ना, अगर स्कूल वाला सिलेबस छोड़ के कुछ पढ़, स्कूल के सिलेबस में कुछ भी काम का नहीं है। स्कूल के सिलेबस में ही सारा कुछ, सारी गुलामी का पूरा दस्तावेज स्कूल के कागजों में दिए हुए हैं। आप मान लोगे उनको? इतिहास में दर्ज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी आंखों के सामने आपकी अगली औलादों को बर्बाद करने का इतिहास इस टाइम पे लिखा जाने लग रहा है। इस वक्त मेडिकल जो बैकग्राउंड है, मतलब मेडिकल का जो बैकग्राउंड है, चाहे ह्यूमन का चाहे वेटरनरी का, उनसे कौन कौन लोग हैं थोड़ा बहुत जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, हाथ खड़ा करो जरा। कोई नर्स है, कोई आंगनबाड़ी तय, कोई किसी सिस्टर तय, कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं किसी तरीके से। ये सारे लोग हैं ना, अब हाथ नीचे करो। अब आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूं, इनमें से जिन्होंने अपनी जेएसएम की ट्रेनिंग तो अटेंड कर रखी है कोई पिछली, उसने तो छोड़ दो, मतलब वो तो समझो उसने तो पता है। अदरवाइज पूरे गांव में किसी को भी ये नहीं पता कि आज भी भारत देश के अंदर मेडिकल इमरजेंसी चली हुई है कोरोना के नाम की। पता आप लोगों को ये कब चालू हुई थी रिया? 2019 में। 2019 में चाली थी, आज 2025 आने वाला है। कितने साल हो जाएंगे? 5 से 6 साल हो जाएंगे। 5 से 6 सालों के अंदर 5 साल से मेडिकल इमरजेंसी है। आपको दिखाई दे रही होगी अपने आसपास मेडिकल इमरजेंसी, अगर नहीं है इस टाइम, मतलब आपको रोक रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। नहीं बढ़ा देते हैं, नहीं, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, बहुत खतरनाक बीमारी है और चारों तरफ एक पूरी पेंडेमिक चली हुई है, एक महामारी चली। ऐसा कोई माहौल आपको अपने आसपास नजर आ रहा है क्या? वो जब टीवी पे चल रहा था तब तक आ रहा था, जब तक जेएसएम वाला ने लठ नहीं ठाया था इतने तो रहा था, लठ आंदे चला गया। राजस्थान में एक नया वायरस आ रहा है, सुना है किसी ने? एक नया वायरस है राजस्थान के अंदर। अभी मेरी
मेरे फेसबुक के ऊपर भी किसी ने कमेंट किया होता है राजस्थान वाले वायरस के विषय में कि एक अजीब सी बीमारी आ गई है, लोग अलग अलग तरीके से उसके अंदर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बड़े अजीब से सिम्टम्स आए हुए हैं और सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है राजस्थान वाली ने। और इस जबरदस्ती जांच करके मतलब सर्वे की टीम भेजी गई है और पूरे गांव के अंदर हर घर के 3 बार, एक बार दोपहर, एक बार सुबह शाम, तीनों टाइम 3 बार सर्वे की रिपोर्ट भेजी जा रही है उनकी जो मेडिकल जो स्थिति है उसकी। मैंने उस पर कमेंट पर रिप्लाई करा था, मैं हरियाणा में ला कर दिखाओ ये वायरस थम भाई जे इतना खतरनाक हो तो कड़ी भी जा सके, हरियाणा में नहीं आंदा। कई बार कोशिश करी न कदे मुंबई में आओगा, कदे पंजाब में आगा होगा, कदे यूपी में आओगा, हरियाणा में नहीं आ रहा। कमाल की बात ये है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा में तो नाम भी लेने दे एक साथ कलेश हो जाएगा। लेकिन बाकी देश में भी बात तो जाती है अपनी। अब आज से 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जब कभी कोई बीमारी आएगी, क्योंकि एक बार उठा करके देखोगे अगर 2019 के अंदर अगर कोई बीमारी आई है तो 1918 के आसपास, 1919 यानी ठीक 100 साल पहले भी कोई इसी तरह की कोई बीमारी आई थी। इसके ठीक 50 साल पहले भी कोई ऐसी बीमारी आई थी। 1919 के 50 साल पहले या फिर 100 साल पहले, यानी 90, 80, 100 इस रेंज में क्या कोई बीमारी आई थी? एक बार पता करो तो आपको पता चलेगा। यस, हर 100 साल के अंदर ये लोग एक बीमारी लेके आ रहे हैं। अब जितनी सच्ची बीमारी कोरोना है, जितना सच्ची महामारी ये है, इतनी ही सच्ची इससे पहले वाली रही है। चाहे मीजल्स हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, जितनी खतरनाक ये है ना उतनी खतरनाक थी वो पहले वाली भी। तो यह वाली बहुत खतरनाक थी के इतनी थी फिर इससे पहले वाली। उन पहले वालियों के नाम पर तो ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई और इस वाली के नाम पर वैक्सीन जबरदस्ती इंट्रोड्यूस की गई। वैक्सीन की जबरदस्ती देखना ध्यान से। उसमें तो वैक्सीन को चालू किया इन्होंने और फिर वैक्सीन के प्रति माहौल बनाया पूरी दुनिया में। अखबारों में छपे, रिपोर्ट्स छपी, जर्नल्स छपे। उन जर्नल्स में यह आया कि अगर ये वैक्सीन्स नहीं होती तो ये हो जाता, इतने लाख मरने थे, इतने वो मरने थे। वो प्रोजेक्शंस उन्होंने अपने दिखाए अपने आप, और आपने मान लिया, अगली पीढ़ी ने मान लिया और फिर अब उसकी जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दी कि जबरदस्ती भी लगाई जा सकती है कि जान बचाने की चिंता है सरकार ने थारी। हाँ, आप कैंसर से मरो, बेशक से जमीन सारी बिक जाओ, मतलब चाइल्ड बर्थ में आपका कितना ही पैसा खर्च हो जाओ, डिप्रेशन में जाके आप बेशक आत्महत्या कर लो, कर्जे में डूब गए सारा कुछ चला जाओ, और मतलब दूसरी बीमारियों में आपका सारा परिवार खत्म हो जाओ, उसमें तो आपने सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी आपकी है। बस कोरोना तो सरकार नहीं मरण देती हमने। एक बीमारी की थारी की चिंता है। डांगरा का और कोई समस्या हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सरकार ने कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो सी बीमारी नहीं हुई है मुंह खुर की, वह होने पहले माने चिंता है थारी डांगरा की। मतलब इतना बेवकूफ सोचा ही अपन है कि बीमारी होने तक पहले की तो चिंता उन्हें खूब है, ओए पाछे मारी सिरदर्दी ने कहा करते बोला ये लुआ लो फ्री में, फिर 5-5 हजार रुपये लग गएंगे। मैं जब तो फ्री में लुआ ली, अब 5-5 लाख रुपये लाए के लिए लज्जा पे लुआए पाचे बस बताड़ा के चक्कर कट कट के मैं हाँ 5,000 बचाने के चक्कर में लुआई थी नहीं। हाँ है कि नहीं? अब जो मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको कि इतिहास में दर्ज होगा, ये जो आज अखबार में लिखा जा रहा है ये दर्ज हो रहा है। आपकी संतानों को नहीं पता है, हम उन संतानों को छोड़ दो यार, हमें कौन सा पता है 1918 में कौन बीमारी कितनी सच्ची थी? अपन बेरा है,
हमारे जो बुजुर्ग हैं, सोचो कमाल की बात, आप आज का व्यक्ति जो आज 40 साल की उम्र में है और जो ये मानता है कि कोरोना उतना ही खतरनाक था जितना टीवी पे दिखाया गया था, तो आज से 10 साल बाद जब यो बच्चा 7 साल का ही बहर 17 का हो जाएगा, 10 साल बाद वो बुजुर्ग जब बिल्कुल खाट में पड़ा होगा तो वो नु कह देगा, अरे 2019 में भी एक ऐसी बीमारी आई थी, वो घने लोग मरे थे। जो सामान्य है, क्यों वो आज भी हमारे से पूछता इतने मरे हैं कड़े, कितने मरे नहीं तो बता दे, कितने मरे। अरे जितने 2018 में मरे उस तक कम मरे 19 में, उस तक कम मरे 20 में, और उस तक ज्यादा मरे 21 में, क्योंकि 21 में चालू हो लिया था। हाँ, उसमें चालू हो ली थी वह लागनी, इसलिए ज्यादा मरे। आंकड़े तो पता ही नहीं अपन कौन से साल में कितने मरे, पर टेलीविजन में जो कुछ आवे और सरकार के साथ के लोग जो कुछ भी प्रचारित करें आप उसने प्रचारित कर दिया, वह बात साची लागने लग जाए, उसे ना आप सच मान ला और कागजों में लिखा गया। तो मैं जो आपको अभी बता रहा हूं, हमारी बात तो इसलिए दर्ज कहीं नहीं होगी क्योंकि हमारे तो लिटरेचर लिखने का शौक नहीं, और इन्होंने किताबें छाप के रख दी हैं, अगली पेंडेमिक की भी अगले की भी तैयारी की नहीं। तो वहां लिखा जाएगा कि 2019 में आया एक वायरस, उसकी वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन रहा और मेडिकल इमरजेंसी के हालात रहे, लोगों के काम धंधे ठप हो गए, लोग कमा नहीं पाए, लोग कर्जे में डूबते चले गए, खेतों के अंदर पैदावार होनी बंद हो गई, डंगरों का पशुओं का जो दूध है वो कम होता चला गया, क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल बदलता चला गया, सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी, उधर से गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, बारिश भी ज़्यादा आने लगी, जहाँ बारिश की ज़रूरत थी वहाँ बारिश भी नहीं हुई, और एक ऐसा माहौल आया जब आपस में पानी की भी शॉर्टेज हो गई, पानी के लिए लोग आपस में लड़ने लग गए, और फिर जातियों के नाम पर भी लड़े, धर्म के नाम पर भी लड़े, इलाज के नाम पर भी लड़े, पैसे बचे नहीं किसी के पास, अनाज के लिए भी लोग लड़े, और फिर ऐसा माहौल, अफरा तफरी के माहौल में फिर हमें नई व्यवस्था लानी पड़ी, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो नई विश्व व्यवस्था लानी पड़ी। वो ऐसा दिखाएंगे कि 2025 तक ऐसा रहा, 25 में एक नया वायरस आ गया, वो 2030 तक चला, उस 30 तक के वायरस उससे बचाने के लिए ये सब किया, और वो सब इतिहास में दर्ज होगा, और आपके जो अगली संतानें हैं वो सच मान लेंगी कि ये सच होगा। जो अभी मैंने बोला है ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो उसी तरफ लेकर के जा रहे हैं, वो उसी के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई माहौल तैयार नहीं कर रहे, हम खड़े नहीं हो रहे। तो इसलिए समझ का होना बड़ा जरूरी है। ये जो किताब अंग्रेजी में लिखी गई है, असल में हमारे बुजुर्गों को एक बात का पता था, ये मुझे भी पता है, वो ये है कि हमारा जो ज्ञान है, जो ओरिजिनल ज्ञान है, पुराना जितना भी है, जो जिसको हम सनातन कहते हैं, या उससे भी पहले की अगर कभी सनातन ज्ञान जैसे आप संस्कृत का कह दें, हाँ, तो उससे भी पहले जब कभी आदमी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना शुरू किया होगा, सिंबल्स में जब उसने बताना शुरू किया होगा दोहे श्लोक से पहले, उस वक्त में बहुत पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की एक भाषा हिब्रू भी है, और हिब्रू में भी हमारी ही तरह लगभग सारा नॉलेज दिया हुआ है, और उन्होंने उस हिब्रू के नॉलेज को और अपने वाले नॉलेज को, चाहे अपना वैदिक ज्ञान की बात कर लो आप, या अपनी जिस साइंस और टेक्नोलॉजी पे पिछला ज्ञान है उसकी बात कर लो, और जो हिब्रू का जो नॉलेज है उसको साइडलाइन कहीं रख करके, और उसके बदले में हमको एक झूठे ज्ञान की किताबें पकड़ा दी गई। रिचुअल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी को मानने वाले लोग हैं, एक नकारात्मक एनर्जी को मानने वाले लोग हैं। नकारात्मक वालों को, जिसको हम शैतान की पूजा करने वाले लोग बोलते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है, उनका पहला
पहला कोट ये है कि कुछ भी छुपाकर नहीं किया जाएगा, सब कुछ बताकर किया जाएगा। तो वो जो कुछ भी आपके साथ करने वाले हैं वो अपनी किताबों में लिखते हैं, लिख के जाते हैं। वो आपको किसी ना किसी तरीके से बताएंगे, या तो अखबार में बता देंगे, या वो आपको किसी किताब में लिख के बताएंगे, या फिर वो कोई मूवी बना देंगे, या कोई कार्टून नेटवर्क पे कोई कार्टून बना देंगे। अब कार्टून को एक छोटा हिस्सा देखता है, सारी दुनिया तो देखती नहीं, लेकिन उनको क्या मतलब है, कोई देखे ना देखे, हमने तो बता दिया सब कुछ, सबके लिए ओपन है, कोई देख लो, वो मना थोड़ी करते हैं। जैसे कंपनियों ने इन वैक्सीन्स की फैक्ट शीट, जिसके अंदर सारी जानकारी दी हुई थी, जिसके बारे में हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे उन दिनों लॉकडाउन के दौरान, वो फैक्ट शीट इन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रखी थी। तो ये थोड़ा छुपा थोड़ी रखे था आपसे कि आपको क्या होने वाला है इसके बाद, सब कुछ बता रखा था। जो आज आप सबके शरीरों के अंदर जिस जिसने भी ये अमृत प्याला पिया है, जिस जिसके भी शरीर में ये नुकसान हो रखे हैं, सबके विषय में उन्होंने बता रखा था कि आपके साथ ये होने वाला है, और उसमें लिखा हुआ था। तो इसलिए वो सब कुछ बता के करते हैं, और ये बात हमारे पुरखों को भी पता थी। उन्होंने इसीलिए अपनी जमीन का एक हिस्सा स्कूल के लिए छोड़ा, पूरे गांव के लोगों ने मिल करके। फिर उसमें सब ने दान दे करके वहाँ कमरे बनवाए और अपना स्कूल खोला, गांव का स्कूल जिसे बोला करते थे। और उस गांव के स्कूल में उन्होंने पढ़ाना चालू किया कि इसमें हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि उनको अंग्रेजों की नौकरी करनी है, इसलिए कि अगर कोई नॉलेज अंग्रेजी में मिलता है, यदि कोई किताब ऐसी मिलती है जो अंग्रेजी में है, तो हमारे बच्चे उस अंग्रेजी की किताब से पढ़कर उस षड्यंत्र को एक्सप्लेन करके पूरे गांव को बता सके। इसलिए हमने उल्टा उस अंग्रेजी मीडियम का मतलब कुछ और ले लिया। हमने उसको मतलब विषय मान लिया कि ये तो अंग्रेजी मीडियम में बच्चा पढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़िया होता होगा। अब देख लिया कि जिसके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और पूरा दिन अंग्रेजी बोलने पे लगे रहते हैं, उन सबके परिवार टूट चुके हैं, सबके। ये अंग्रेजी ऐसी भाषा है, इसको अगर आप घर में रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हो तो, क्योंकि शब्दों का अपना एक उच्चारण, जब आप उच्चारण करते हो तो ध्वनि की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। तो अंग्रेजी में जानबूझकर ऐसे शब्द लिए गए हैं जिनके अंदर आपका एनर्जी लेवल डाउन जाए, जिससे आपकी आत्मा और आपकी सोच नेगेटिविटी की तरफ जाए और आपके परिवार के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। भाषा के अंदर ही सब कुछ है। भाषा की प्रामाणिकता, आवाज की, साउंड की तो सब पता लग चुका है। जैसे आवाज है, फॉर एग्जाम्पल, आवाज की फ्रीक्वेंसी का किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो, किस किस को मालूम है? 1 2 3 4 5। क्या है आवाज की फ्रीक्वेंसी? ह्यूमन ईयर है, जो आदमी का जो कान है, उसकी सुनने की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, हर्ट्ज HRTS, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और 20,000 से ऊपर की साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। साउंड वेव होती है वो। अब आदमी का कान 20 से नीचे को नहीं सुन सकता, लेकिन डॉल्फिन सुन सकती है, कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है। 20,000 से ऊपर वाली को कुत्ता नहीं सुन सकता, बिल्ली सुन सकती है। नीचे वाली को भी सुन सकती है, वो ऊपर वाली को भी सुन सकती है। तो ये मालूम पड़ा कि आवाज भी फ्रीक्वेंसी में चलती है। ये मालूम पड़ा कि जो रोशनी है, जो लाइट है, लाइट का भी अपना, प्रकाश का भी अपना एक वाइब्रेशन वो होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। फिर पता लगता है हर रंग की अपनी वेवलेंथ है। विबग्योर जो 7 रंग बताते हैं ना, 7 रंग जो लाइट के बताते हैं, उन सब की अलग अलग वेवलेंथ है। वेवलेंथ अलग है तो मतलब फ्रीक्वेंसी अलग है।
इसका मतलब है कि जो विजिबल लाइट है, दिखने वाली लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी की भी रेंज है। सुनने वाला जो ध्वनि है उसकी भी रेंज है वाइब्रेशंस की। तो जो दिखने और सुनने वाली जो वाइब्रेशंस हैं, जिनकी रेंज है आदमी की, उससे कम वाली रेंज भी है धरती पर और दुनिया में, और उससे ज्यादा वाली भी है धरती और दुनिया पे। यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो भी है, और जो हमें सुनाई नहीं दे रहा है वो भी है। इसका अर्थ कोई है इस धरती पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको दिखाई दे रहा है। एनिमल्स को दिखाई देता है, जो लोग अपना थर्ड आई एक्टिवेट कर लेते हैं, जो अपने अंदर के जो चक्षु है या स्पीनियल ग्लैंड को जो आदमी एक्टिवेट कर लेता है, जिसको आप अपना तीसरा नेत्र बोलते हो, जिसको ये एक्टिवेट करना आता है, उसको वो भी दिखता है जो आपको नहीं दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप मेरे बात को? तो इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ विद्या ऐसी हैं जो उस एनर्जी को भी पहचान सकती हैं, देख सकती हैं, और वो अपने आप को इतना ताकतवर बना ले तो उसको कंट्रोल भी कर सकती हैं। वो ऊर्जा पॉजिटिविटी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, नेगेटिविटी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उस नॉलेज का क्या, वो कहाँ है? कहीं नहीं है, गायब है, आपकी पूरी जिंदगी से गायब है। हमारे बुजुर्गों को वो सारा नॉलेज था, और उन्होंने उस चीज को समझते हुए हमारी जीवन शैली इस तरीके की बनाई थी कि उस जीवन शैली में हम ज्यादा से ज्यादा कुदरत से जुड़े। कुदरत से मतलब जमीन से छोड़िए, प्रकृति की, परमात्मा की बनाई हुई किसी चीज से जुड़े और उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए काम करें। जैसे ही आप प्रकृति को बचाने के लिए, यानी उसकी शुद्धतम रूप को बचाने या उसकी संरक्षण के लिए लगेंगे, तो वो जो एनर्जी का जो ऑरा है आपका, वो बढ़ता है उससे, जिसकी वजह से वो जो नेगेटिव एनर्जीज, जो फोर्सेस हैं, जो आपके ऊपर काम करना शुरू करती हैं, वो नहीं करती हैं फिर बाद में। और आपको फिर बातें वही समझ में आती हैं जो आपकी अपलिफ्टिंग के लिए होती हैं। आपकी अपलिफ्टिंग मतलब आपको ऊपर उठाना, पैसे में, धन दौलत वगैरह में नहीं, पद में नहीं, अंदर से आपका ऊपर उठना, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारी बातें सबको समझ में नहीं आती हैं। एक लेवल से ऊपर के आदमी को आती हैं या फिर वो आदमी तैयार बैठा हो उस चीज को समझने के लिए, उसी को समझ में आती हैं। हमारे साथ कोई आदमी किसी स्वार्थ में जुड़ गया, और जुड़ने के बाद में जब वो नहीं बर्दाश्त कर सकता इतने ऊपर के लेवल की चीजों को, तो भाग जाएगा छोड़ करके। ना यार, तो तुम तो बकाओ मनसा ने। बकाओ मतलब, मेरे पास फोन आए थे शुरू में, बड़े फोन आए। उन्होंने कहा जी भाई देवेंद्र, अपनी टीम का साथी मुझे बोल रहा है, डॉक्टर तो मरवा होगा हमने भी। मक्खी हो या तो बता दे, मैंने तरते बता तो दे। तो इतना लंबा लंबा या उल्टे सीधी बात ना बताया कर, 2 घंटे 3 घंटे। कौन सी उल्टी सीधी बात? ये तो न्यू होएगा, न्यू होएगा, न्यू होएगा। लोग डरन लाग गए, डरते बेरानी के कहा आप बापा बन पूरे गांव में एक आधा बालक किलकी मारता फिर गया, न्यू बनेगी, न्यू बनेगी, थारी जमीन जावेगी, थारे जोड़ खत्म होंगे, थारा पानी खत्म होगा, थारी बिजली खत्म होगी। ये बात क्या 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 कहने लगा, और सारे गांव वाले उन्हें पागल कहने लगे। तो पागल हो गया छोरा, अगर वो बुला रहे पागल कर दिया ही। तो मैं बोला ऐसा है, कोई बात नहीं, उन्हें कह लंदे पागल, जब थारे गांव का जावेगा उधर नु कहेंगे यू पागल है, ठीक कवे थारा हैं, यो पागल है, ठीक कवे था। जब जिस टाइम पे आप तो वैक्सीन की सच्चाई बतावा थे, जब भी लोग ने कहा था यू पागल हो रहा, या जो भी बता रहा था उन दिनों में, उसी को ये कह रहा था कि यू न्यारा साइंटिस्ट पाक क्या है। ई मैंने कह रहा हुआ डिटॉक्स किट सी कहां से मिलेगी भाई। हमारी रिश्तेदारी में तीसरा हार्ट अटैक होया, जिब समझ में आया हमारे बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार का, तो
अजीब पूछा, इब तो ले लूं, मेरा जी कर रहा। मखा ना, इब रुक जा, इब ना ले रहा है। और शुरू में क्यों नहीं ली थी, इब तक क्यों नहीं ली पता? क्योंकि मना कह रखा शुरू में ले ले, मेरी कही हुई को नहीं माननी। इब मन नु कहना भाई इश्ते नहीं देनी है बस, बाकी इश्ते दे दिए। इब नु कहना इब तो ले लूं। तो एक लेवल जब तक अपना नहीं उठेगा बातचीत का या सोच का, तब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। उस लेवल को उठाने के लिए आपको अपने समकक्ष इन चीजों को मतलब आप भी समझ सको, इसी पर्पज से हम ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी कोई बात बताई जाती है, कभी कोई बात बताई जाती है। सारी बातें सारी ट्रेनिंग्स में बताई ही नहीं जा सकती। आज हम जब यहां इकट्ठे हुए हैं, आवेदन वाले मसले पे तो सबको नंबर मिल गया ना आवेदन का? तो आवेदन के नंबर पे व्हाट्सएप करना। आज शाम को ही आप लोग, अभी साथ के साथ ही आप लोगों के पास में रिप्लाई आ जाएगा। साथ के साथ फॉर्म भर के आपस में एक दूसरे की मदद करके, अभी यहां से आज रात ने सारे जने फार्म भर के जाइयो। तड़की कल का इंतजार नहीं करना है। कल ना तो रुपए वाले मसले पे बोलेंगे, जो उनसे टॉपिक होंगे मैं कवर कर लेंगे, और आपके जो सवाल होंगे मैं सवाल ले लेंगे। सवाल का सबसे मेरे ख्याल तक ही कोई कर्जे वाले मसले पर तो किसी का सवाल बचे नहीं रहा होगा। अब बच रहा है जिनका कर्जे वाले पे सवाल बच रहा है ना, मैं कह रहा हूं सवाल। अब अगला न्यू कह रहा है कि भाई आवेदन लाग गया, आवेदन लागने के बाद कोई सामने से आ रहा है, उस तक बात करना आना चाहिए। बात करनी, जिसने भी अगर रुपए वाला मसला समझ रखा है उसने बात करनी ऑलरेडी आवा है। हमारे वाले साथियों ने, जैसे हमारा ने बात करने के बाद फिर अगला कहेगा जी फलाने का ऑर्डर ले आया, एसडीएम का ऑर्डर ले आया, तहसीलदार का ऑर्डर ले आया, फलाने आगे कब्जा लेने खातर, फलाने आगे नीलामी खातर। वही तो सवाल है, इस तो फालतू का सवाल का उत्तर है को नहीं है। वो बता दिया भाई देख, कागज से तो कागज लड़ेगा, उसकी तो लड़ाई आप पकड़ने को बता दिया है, पर गुंडागर्दी से कौन लड़ेगा? हम तो कोई वह तो है नहीं, हम बाउंसर तो या गुंडे तो है नहीं, या कोई ठेकेदार तो है नहीं तो तारा कब्जे छुड़वाने वाले हैं वहां। हम तो ये बता रहे हैं आप लोगों को कि आपकी जमीन नहीं जा रही है ये खाली, ये पूरे देश की जमीन छीनने की तैयारी है। तो किसी का 10 गज का प्लाट हो, किसी का 100 गज का हो, किसी का 1000 गज का हो, किसी की प्रॉपर्टी कितनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब की जाओगी। किसी का नंबर अभी आया हुआ है, किसी का, जिसका आज नंबर आया हुआ है ना, आज से 3 साल पहले जब हमने कर्जे पे बोलना शुरू करा था ना, मैंने पूरी गारंटी है, अगर इनने मैं उस टाइम सुन लिया होता तो नुगन देख के फद्दू बना रहे, देना कौन चंदे होंगे जहां तक कर रहे। ईब जीव उनके ऊपर आई है, जिन्होंने आई तो मारे गेल भी बन लिया। तो अरीब जोन से मारी बात ने मजाक में ले रहे, घर बैठे न्यू कह रहे हैं ना कि यहाँ खाम खाई लोग ना भड़कान लाग रहे हैं। उनका जिस दिन नंबर आओगा वह फिर न्यू सोचा है कि मारा निमट चल ले, मारा तो अपना है भी को नहीं। हम तो ये कह रहे हैं यू सब गिल होना है, इसलिए हम शांति से देख रहे हैं। यह संख्या डे बाय डे बढ़ेगी। और कर्जे वाला जो आदमी अपना मामला लेकर के आया है ना, मैं उसको बहुत ज्यादा देश के प्रति संवेदनशील आदमियों की कैटेगरी में नहीं लगा रहा हूं। उसका आवेदन लग जाएगा, उसका आवेदन लगने के बाद में वो किसी की कुड़ की नीलामी में एक दूसरे के साथ जाने लग जाए, मैं तब भी उसको देश बचाने वाली कैटेगरी में नहीं मान रहा हूं जब तक। क्योंकि वहां तो वो इसलिए जा रहा है कि कल को जब उसका नंबर आएगा तो उसके कल कोई नहीं आवे, जो ये भी नहीं जावे, तो वो लड़ाई लड़ने वाले लोग वहां होंगे जो असलियत में इन मसलों को गांव-गांव लोगों तक लेकर के जाएंगे। और उनको अपने इस व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई ठीक है, ये तो है, या तो लड़ाई है या तो लड़ लेंगे, कोई बात को नहीं, या तो जब भी जरूरत पड़ेगी हो जाएगी, लेकिन और लोग जोड़ने का आप नहीं सोच रहे हो कि एक दूसरे के लिए इधर उधर जाना है, इससे आपके लोग जुड़ रहे हैं ना, इससे नहीं जुड़ते। जो तो जुड़ लिए, वो जो आन जान वाले हैं ना, वह तो उतने हैं, उनका तो कराऊंगा कौन जी लगता।
वो तो जिदन घर रह जाए उन खाट में खटमल से खावे। आपके सोचो यू अपने खातर फिर है, मारे खातर फिर है, इका जी कौन लगता करा, मारा जी कौन लगता करा, अपनी भड़क में सारे तो कदम सोचते हो थारी भड़क में है। अपनी अपनी भड़क ने लेके उस अपनी भड़क ने नु देखो कि और मारे जिसी भड़क वाले कड़े हैं उन्हें टो के लाओ, उनको ढूंढ के इकट्ठा करो, क्योंकि आपने ऐलान ही करना है। फिर समझ में आने के बाद दिक्कत नहीं है, दिक्कत सारी समझने से पहले है। अब कह देंगे स्कूल में आप RID बनने लग रही थी, उसका मसला था। एक सिंपल सी बात देखो आप, अरे थम जाओ, फोन आड़ो, बाहर जाकर कर लिया करो बात। आपके आसपास के 10-20 आदमी का टाइम और खराब हुआ है। जब कोई भी यहां बोल रहा हो, चाहे कोई भी हो, जब आपका फोन आए, अपने साइड में एक बटन हो फोन के जो उन्हें साइलेंट कर दिया करे, चुप कर दिया करे। सब तो पहला तो उसने दाब को उन्हें चुप करो, फिर उन्हें देख लो, काम का हो तो बाहर जाकर सुन लो, सुन के फिर आ जाओ। बात भी नहीं करेंगे जो किसी ने सुनता को नहीं, सारा सुन ला रहा सारे देश ने। मुंह नीचे करने तक तू आवाज दब थोड़ी जाओगी। समझा कोई नहीं। वो बुला दिया न, देख ले, मैं सारा पाठ याद कर रखा था। अपार ID की बात थी, मेरे पास फोन आया, भाई हमारे मास्टर स्कूल में धक्का कर रहे। शुरू में पहला मैसेज था जो बोला जी अपार ID के बारे में आप लोगों को तो अभी पता चला, मना कद बोला था जूझ टाइम गामा किल की मारा था 2021 में, एक ID आओगी अपार ID। हाँ उसे टाइम बोल दिया मैंने। अच्छा वह बात ईब जब वह वीडियो सामने आएंगी ना, जब मैंने कहा मैं बचा लियो इस जो सर्वाइकल कैंसर वाला जो HPV वैक्सीन वाली जो बात है, ये भी मैंने आने से बहुत पहले बताई थी कि 18 से 14 साल की बच्चियां का नंबर आ होगा। गणीय बात है जो सी ईब होंगी, मैं बता रखी पहला है, बार बार रिपीट करके छीक लिया मैं भी। बाबा कोई नहीं, पुरानी वीडियो उठा कर देख लियो, 2-3 साल पहले की, उनमें सारा बता रखा कि न्यू बनेगा, सारा कहानी बता रखी कि न्यू बनेगी या तैयारी चल रही है। जो किसी भाई ने जांचना हो तो पीछे जाओ और पता कर लो, क्योंकि अब अगले स्टेप पे बढ़ने का टाइम है। अब जैसे जैसे ये 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अपने 3 साल कंप्लीट होते ही बताने लग रहा हूं मैं आपने, तो 23 मार्च वाला कार्यक्रम आप कर देंगे एक समाड़खे में। इसके बाद ये लेवल भी खत्म हो गया, फिर अगले लेवल पर चाल पड़ांगे, तो वो बातें पीछे रह जाएंगी। ऐसा लगेगा जो फिर ये भी नहीं करता, यू फलान इसी बात पहले हम कराया करता, अरे उसे पे थोड़ा लग रहा हूँ सेम पार्ट पे। वह क्लास जो सी पहली क्लास ने पढ़ावा जी ABCD पढ़ावा, दूसरी ने पढ़ावा तो अक्षर जोड़न पढ़ावा, फिर जोड़ घटा गुणा भाग आगे चलती रहे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो पहली बार मेरे पास आया, वैक्सीन वाले मसले पे भी यही हुआ था, इस वाले मसले पे भी यही हुआ। तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई स्कूल के टीचर जो हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक बात बोली कि देखो हमको स्पष्ट पता होना चाहिए कि बच्चा किसका है। वो पहली बात तूने बताओ, मारा है कि मास्टर का है, तो उसके बारे में कोई भी निर्णय हम लेंगे या मास्टर जी लेंगे? हम लेंगे। बोला नहीं तो जिन्हों कह रहे हैं पेपर नहीं देने देंगे। इब अगले नंबर पर न्यू स्पष्ट करो कि तुम स्कूल में उन्हें पेपरा खातर भेजो हो या सीखण खातर भेजो हो। आप तो सीखने के लिए भेजने की कोशिश करा, पेपरा खातर तो नहीं भेज देना, तो ना हो पेपर की दिक्कत है। जब सीखता भी नहीं और पेपरा की भी तो चटा लो, सब ने की जरूरत जा रही है पढ़ाने की, फिर स्कूल में चटा लो। अब जी फिर के पढ़ेगा भाई? आज के टाइम पे आपका बच्चा स्कूल में जो पढ़ रहा है वो उसके काम आ रहा है? कहीं जीरो काम आ रहा है, जीरो। उल्टा और ज्यादा वाहियात होता जान लग रहा है सोशल मीडिया के यूज की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से, सारा उल्टी चीजें सीखने लग रहा है। तो इससे बढ़िया तो उन्हें हटा लो। हटाने के विषय में नहीं सोचोगे
तो अल्टरनेट नहीं सोचोगे ना भाई। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल से हटाने के बारे में नहीं बोल दोगे ना मास्टर ने कि हटा दे मेरे ना, छुट्टी कर, बात खत्म कर। पहली बात तो या थोड़ा रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए। मास्टर आकर थोड़ा बोल के देखो क्या फर्क पड़ा है। सब तय डरपोक को मैं मास्टर रहा हूं। सब तय लिचड़ को मैं, मतलब अपने अपने तो कुछ कह लो चाहिए। कोई कहनिया भी नहीं, विरोध करनिया भी नहीं। ड्राइवर ने कहूंगा तो मैं पाछा लाग लेंगे। तो इन मास्टरां तो जाके एक धमकी दे के देख लो, छोटी ही जिबे गोबरी कर दें। तो है ही नहीं, अकले को नहीं कहीं की। ये डंडा ठाएगा बड़का के ऊपर चौधरी बना कर डंडा ना, और स्कूल में को बालक एक बार आंख दिखा दे, हाँ के बीमारी है, मास्टर ने राह नहीं पावे बात जनने। या तो डर रहा है कदे बालक कोई सा आंख खाड़ के दिखा दे। उस मास्टर ने भगवान मानने की गलती मत करो। आज के टाइम पर तो वो इंसान भी कौन रहा, शैतान हो रहा है। जब से मास्टर ने वैक्सीन लगाने की जबरदस्ती करी तब से मेरे लिए शैतान है वो। जिस मास्टर ने भी करा यू काम, जिस जोन से भी मास्टर बिना अकल के चुपचाप गोली खुआन लाग रहे हैं धक्के से, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आने लग रहा है, मेरे लिए शैतान है वो। मेरी तरफ से तो वो एक मतलब मेरे ही परिवार में भी बेशक पहुंचे मैं, लेकिन वो इस धरती के सबसे घटिया इंसान है जो पता होते हुए कि अपार आईडी नाश करेगी, उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। कल एक वकील मेरे से पूछ रहा था, ये बताओ सरकार को क्या फायदा है अपार आईडी से, हमें क्या नुकसान है। मगर भाई ऐसा है, डेटा इज द न्यू फ्यूल। जिसके पास आपका डेटा है उसके पास आपका सब कुछ है। आपसे क्या खरीदवाना है, आपको क्या देना है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या हो क्या नहीं हो, सब कुछ डेटा के अंदर छुपा हुआ है। तो उनके पास डेटा तो आपका आधार कार्ड के जरिए या दूसरी फैमिली आईडी के जरिए भी है, तो अपार आईडी ही क्यों। अपार आईडी के अंदर आपने अपने हाथ काटकर उस प्राइवेट कंपनी को या उस अथॉरिटी को दे दिए हैं कि अब मेरे बच्चे के एडमिशन, उसकी सर्टिफिकेट्स, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी वैक्सीनेशन और उनके कोई भी दवाई देनी है वो, या दूसरे किसी एक्सपेरिमेंट या किसी भी चीज के लिए अब उस स्कूल को या इंस्टीट्यूशन को माँ बाप से बार बार परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपने नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है, इसीलिए ये डॉट्स मिलाने की बात मैं कहता हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि आने वाले टाइम में स्कूल और ये जो कॉलेजेस हैं ये वैक्सीनेशन कंपलसरी करने के प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं। उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक बच्चे को जबरदस्ती आप मतलब 100% वैक्सीनेशन देना ही देना है उनको। और अगर आपने अपार आईडी बना के दे दी तो अब आपसे नहीं पूछेंगे मैं कि कौन सी देनी है। काचे काटो ही, तारा है ही नहीं औलाद थारी, मतलब अपार आईडी बनाने का मतलब है औलाद माँ बाप की बची ही नहीं, अब उनके गुलाम कर दी। जाओ यू काटड़ा बांध दिया, चाहे ना काटो पिटो, इसके साथ जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ है करो। इन मतलब अपना पल्ला झाड़ना है माँ बाप का कि ले मारा कौन संभलता। जो माँ बाप अपने बच्चे को कबाड़ समझते हैं ना वो उस पर साइन करेंगे क्योंकि उन्हें खाम खाई किसी भी को भी अथॉरिटी कैसे दे सकते हो आप अपने बच्चे के बारे में निर्णय लेने की। अरे कल को जब बच्चा बड़ा होगा अपने डिसीजंस खुद ले लेगा या आप ले लोगे, आप अभी से उसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया के अंदर बड़ा हिस्सा मतलब बना दिया आपने तो। और कमाल की बात यह कि अपनी केंद्र में बैठी सरकार के पास नहीं है, हरियाणा की सरकार के पास अपना सर्वर नहीं है यार, इनके पास अपना डाटा बैंक नहीं है, इनके पास सारा डेटा प्राइवेट कंपनियों का है। तो कंपनियों को डेटा देने का कौन सा लॉजिक है, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है। तो वकील साहब बोले जी फिर हम चैलेंज करें क्या, इसको करना चाहिए क्या।
कहा वो तो वकील साहब आप देखो जी, लेकिन आप हीरो बन जाओगे देश के अगर कल को आपने इसको चैलेंज को वापस कर दिया तो मेरी तो सजेशन है, मेरा तो रिक्वेस्ट है, आप इसको करिए। चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बात तो यह है कि समझ की कमी में, चीजों का पता ना होने की वजह से ये लोग हम लोगों के ऊपर जैसे मर्जी कोई भी आदेश पारित करके कुछ भी नोटिफिकेशन निकाल के और हमारे को बेवकूफ बनाते रहते हैं। देखो अब कमाल की बात क्या है, अगर कोई आदमी जा करके अगर कोई व्यक्ति जा करके अपने स्कूल के टीचर से वो अपार आईडी की कंसेंट का फॉर्म लेगा, उस कंसेंट फॉर्म के हिसाब से मां बाप खुद कह रहा है कि मेरी अपार आईडी बना दो, समझ रहे हो? उस कंसेंट फॉर्म का मतलब है कि मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं, बनाओ मेरी अपार आईडी। और जो बनाने लग रहा है उसके पास जो चीफ सेक्रेटरी से मैसेज आया हुआ है, जो सचिव से जो वो आया हुआ है और आदेश आया हुआ है, उसमें यह दिया हुआ है कि कंपलसरी है बनाना, कंपलसरी के जैसा है, उसको बड़ा आसान है चैलेंज करना। पर हम लोगों को चिट्ठी लिखने की आदत नहीं है, हम लोगों को ना लिखने की आदत नहीं है। अभी हमने जानबूझकर कि आदमी गलती से कुछ और ना लिख दे तो इसलिए थोड़ा सा कि पहले कुछ ट्रेनिंग सी हो जाए, कुछ पता सा लग जाए, चीज़ों की जानकारियां हो जाएं, तो चिट्ठियां लिखनी सिखाएंगे। एक चिट्ठी तो अपन ने प्लान किया है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, जन्म दिवस भी है, जन्म दिवस है। और दूसरा 24 जनवरी को जनता सरकार मोर्चा के 3 साल भी पूरे होने लग रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि 23 जनवरी को पूरे देश में जो भी जनता सरकार मोर्चा की आइडियोलॉजी को ठीक समझता है, वो सब लोग हर एक जिला कलेक्टर को, अपने अपने कलेक्टर को मैक्सिमम संख्या में इकट्ठे होकर के जिले में, ताकि आपकी अपनी संख्या भी दिखे, अपार आईडी के विरोध में अपने अपने जिला अधिकारी को, अपने अपने डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे कि ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है? मतलब क्या है कि एक बार हम उस रास्ते जाएंगे जब हम बिल्कुल डिसेंट बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी नागरिक की तरह हम ये मान के चल पड़ेंगे कि ठीक है माई बाप, तुम डिप्टी कलेक्टर हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम एमएलए एमपी हो, तुम प्रधानमंत्री हो, हम उनको ये मान के चलेंगे कि तुम हमारे लिए ये कर दो, हम आपसे ये डिमांड कर रहे हैं और ये तुमको कह रहे हैं। तो अपनी बात तो रखने का हमारे को हक है, हमने पहली बार बात रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बात सुननी अपनी है नहीं, आप फिर रखेंगे, आप फिर रखेंगे, आप फिर रखेंगे, सीधा दड़ाक लागेगा फिर तो। रोज रोज थोड़ा यो काम करते रहेंगे, ऐसे काम खाते थोड़ी पैदा हो, हम सारी जिंदगी आंदोलन सड़क ये सब नहीं होगा भाई। निकल अब यहां से। गांव में तो सरकारी कर्मचारी नाम की चिड़िया नहीं बचनी, सब का मड़िया मेट करना है, कति सब भागो यहां से, नहीं चाहिए। जोन अपने आप ने सरकारी कव है ना, तो जिन्हें तू सरकार कव है ना, जाओड़ी या गांव की जमीन, गांव का स्कूल, गांव का मास्टर, सरकार का कोई मास्टर नहीं। ना अभी सरकारी स्कूल रहा, नया सरकारी जमीन रही, ना यो सरकारी काम रहा, अब यो गांव का काम हो गया तो गांव का आदमी आओगा, बात खत्म। मेरा जिसका जी करेगा उसको मारूंगा, थारा जिसका जी करे तब मार लियो। अच्छी बात, देखो था ऑन रिकॉर्ड करवा हुआ, बता। न्यू नहीं आंदा मैं बकाई में। भाई
मैंने तो एक बार तो पिटना है एक बड़ा सा अफसर, बोला उन्होंने कहा, बोला उन्होंने कहा रो बोला बोला शादी तुझी से हो चाहे शादी के दिन मर गाना सा आग रहा है। मेरा न्यूज रहा, मैं बोला एक वर्ष तो कोई नेता, कोई मंत्री, कोई एसपी लेवल का, कोई डीसी लेवल का, कोई एक बार तो फिर चाहे बेशक सारी जिंदगी जेल कट जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे को शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। हम हिंसा के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, परंतु हाँ वो तो सारी दुनिया ने देखा था, उसमें भी हिंसा तो कहीं नहीं थी। हम अहिंसा पूर्वक तरीके से अपनी बात थी कि भाई हम ये नहीं मानेंगे आपकी बात। वहाँ तब हम अकेले थे और आने वाले वक्त में हम अकेले नहीं होंगे। अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, मैं जो बात बता रहा था वो ये था कि जिस दिन आप ये मानने लग जाओगे कि ये टीचर्स, ये स्कूल, ये शिक्षा हमारे बच्चों के किसी काम की नहीं है, उस दिन आप सोचने लगोगे कि फिर हमारे बच्चों के काम का क्या है। तो जो हमारे बच्चों के काम का है उसके ऊपर जब आप काम करने चलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप नहीं कर पाओगे अकेले, आपको अपने समाज के लोग साथ लेने पड़ेंगे। और जब आपको समाज के लोग साथ लेने की बारी जब समझ में आएगी तो उसी टाइम आपको एक बात समझ में आएगी कि इन गेल तुम्हारा जूत बाज रहा। लेकिन जब पता चलेगा कि वह फीलिंग आपके अंदर है तो वही उसके साथ भी है जिसके साथ आपका जूत बज रहा था। बहुत आसान है एक दूसरे को माफ कर देना या एक दूसरे से माफी मांग लेना, बहुत आसान है उस वक्त जब बात समझ में आ जाए कि भाई अब तक जो हमने एक दूसरे को चीट किया, जो एक दूसरे को धोखा दिया, वो नासमझी में दिया गया। हम दिखावे के, देखो जितनी भी चीटिंग चल रही है ना, जितना भी धोखा चल रहा है, उस सारे के बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही चीज है, वो दिखावा है कि आदमी वो दिखना चाहता है जो है नहीं, और जो वो है वो उसे खुद भी पता नहीं। ये शरीर जो है ये आदमी थोड़ी ना है, ये जो दिख रहा है ये देवेंद्र नहीं है। जो देवेंद्र है उसको देवेंद्र समझ लेगा तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर देवेंद्र को किसी को, क्योंकि वो जो देवेंद्र है वो तो दिखता ही नहीं किसी को, वो तो देवेंद्र को ही दिखेगा, उसका आचरण दिखाई देगा। तो वो जिस दिन वो बात समझ में आ जाएगी उस दिन ये मालूम पड़ जाएगा कि वो अहंकार, वो दिखावा, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो सब मतलब मिट्टी में मिल जानी है। जिनका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, जिनकी जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, कड़ी नाम निशान भी उनके दादे उनके पोते पड़पोते कड़ी दिखेंगे। कोई कहेगा यू वाई विक्रमादित्य का पड़पोता रे आरटीआई एक्टिविस्ट बन रहा। मतलब कुछ नहीं, आज नहीं कुछ सालों के बाद जितनी भी आप, चाहे आप देखो बुराई कमाओ अच्छाई कमाओ, खत्म होकर के वो मिट्टी में मिली जानी है। परंतु जिस वक्त आप उसे कमा रहे हो उस वक्त आपके अंदर जो भाव हैं, अगर आप नेगेटिविटी कमा रहे हो, अगर आप बुराई कमा रहे हो, तो आपके अंदर नेगेटिविटी है वो आपको जीने नहीं दे रही, वो अंदर से खोखला कर रही है। पर जब आप पॉजिटिविटी कमा रहे हो, जब आप अच्छी चीजें कमा रहे हो, अच्छी भाव कमा रहे हो, दूसरों के लिए अच्छे भाव रख रहे हो, तब आपके अंदर एक अजीब किस्म की, एक अच्छी किस्म की एक भावनाएं हैं जो डे बाय डे प्रबल हो रही है, जो आपको मजबूत बना रही हैं, प्रकृति के परमात्मा की ओर नजदीक लेकर के जा रही हैं। तो जब वो समझ में आएगा कि भाई अपने को यदि अपना पानी बचाना है, जहां से बात अपनी शुरू हुई, पिछले वाली बात खत्म हुई थी कि यदि हमको अपना पानी बचाना है तो उसके लिए तो आपको अपना जोहड़ बचाना पड़ेगा। जोहड़ बचाना पड़ेगा तो सबको मिलकर के, हम सरकार से कोई ग्रांट नहीं लेंगे, हम पूरा गांव मिलकर करेंगे। तो गांव में जिसके पास नौकरी है उसका अलग जिम्मेदारी लगा दो, जिसके पास जमीन है 1 किल्ले वाले की अलग, 2 किल्ले वाले की डबल, 3 किल्ले वाले की ट्रिपल, 5 किल्ले वाले की 5 गुना जिम्मेदारी लग जाएगी। टोटल खर्च जिम्मेदारी मालूम पड़ गई। जो जिसके पास ट्रैक्टर है उसकी अलग जिम्मेदारी, जिसके पास दूसरी चीज़ें हैं वो, पूरा जोड़ साफ हो जाएगा।
पूरे त्योहार की तरह जोड़ साफ होएगा, जोड़ में पानी भी बच जाएगा। अब उसके बाद मिलके गांव वालों को सिर्फ इतना करना है कि अब लैट्रिन के खड्डे का पानी यहाँ नहीं आना चाहिए भैया बाप का। अब उसका तो एक ही तरीका है कि लैट्रिन का इस्तेमाल है बंद कर दो, इसको सिर्फ इमरजेंसी केस के लिए रखो। क्यों जी? जिनको लगता है ना कि अब तो चलो आपके अब तो खोद दिए खड्डा इन गरा में, कोई बात नहीं, खोद दिए तो इबिन का इस्तेमाल आप इमरजेंसी के लिए करेंगे, लेकिन वाकई में यदि आपको इस जोड़ के पानी का इस्तेमाल करना है तो अपने डंगरों के लिए करना पड़ेगा। अब मान लो आपको अगर प्योर चीज़ें खानी हैं तो उसके लिए आपके घर के अंदर पशु का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको अपने खेत के अंदर से मशीन को निकालना है, पूंजीवाद को अगर निकालना चाहते हो, खेत से मशीन निकालनी पड़ेगी तो आपको बैल लाना पड़ेगा। बैल लाने के लिए आपको गायें लानी पड़ेगी, और खेत में अगर आपको पेस्टिसाइड यूरिया अगर भगाना है तो आपको घर में डंगर लाने पड़ेंगे 15-20। इतने डांगर ले आओगे अगर गोबर के लिए, मूत्र के लिए, अगर इतने डांगर लेकर आओगे, इतने डांगरा न खेत में तो चरा नहीं सकते, तो उस खातर तो आपने जंगल चाहिएगा। तो जंगल पे जो सरकार कब्जा कर रही है उसने जमीन अपनी उल्टी ले लेंगे। क्यों जी? अगर आपने जरूरत होगी जी तो लेने चल लांगे भाई, हमारे डांगर इतने हो गए, अपनी जमीन दो हमारी या उल्टी, मतलब अपना जल भी अपना आ गया। अच्छा, जोड़ अगर हमारे पास अपना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अपन ने जुगाड़ टो लिया, पानी जोड़ की जमीन के जरिए नीचे जान लग गया, वाटर लेवल ऊपर आने लग गया, वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आने लग गया, तो कुएं भी वापस जिंदे हो जाओगे हमारे। हमने कौन चीज दिखा रहा टुंटी का पानी, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कोई टुंटी के पानी में जो वाटर वर्क्स है उसमें काम करता है क्या आप में से कोई, या कोई जानकार हो आपका? जानकार है। एक केमिकल दिया जाता है जो एक कीप में डाला जाता है, जो रेगुलरली उसके अंदर फ्लो करता रहता है, वो बोलते हैं क्लोराइड डाला जाता है, जबकि वो फ्लोराइड होता है, जिसको वो लाल दवाई करके बोलते हैं। वो 6 महीने में एक बार डाली जानी चाहिए, लेकिन अगर उसको 6 महीने इसकी बजाय 3 महीने में डालना चालू कर दोगे तो वो कैंसर बनाना स्टार्ट कर देगा, और अगर उसको रोज डाल दोगे तो वो रोज आपको अंदर से मारेगा। और ये आपको रोज दे रहे हैं और हैवी डोज दे रहे हैं आपके जो टुंटी का पानी है उसके अंदर। टुंटी के पानी के अलावा आपके पास दूसरा पानी बच नहीं रहा किते, हर घर जल नहीं हुए थोड़ा दे रहे हैं, थारी चिंता में थोड़ा दे रहे हैं। कंट्रोल करना है इनको, क्योंकि वो जो फ्लोराइड है आपकी, जो ये जो जिसको मैंने पाइनियल ग्लैंड बोला था, पीनियल ग्लैंड भी बोलता हूं मैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, तीसरा नेत्र भी इसको बोलते हैं, इसको सीड ऑफ द सोल भी कहा जाता है, आत्मा का बीज यहां है। बिल्कुल आंख के शेप की होती है वो ग्लैंड। उस ग्लैंड का हमारे पूरे के पूरे सिस्टम का सबसे सेंसिटिव और सबसे गजब का पार्ट है वो। उसको सोल ऑफ द सीड ऑफ द सोल भी कहा जाता है, और कॉन्शियसनेस का एंटीना भी कहा जाता है। यानी आपको यदि अपनी कॉन्शियसनेस को कुदरत से जोड़ना है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, तो उसके लिए एक ही माध्यम है, और वो पाइनियल ग्लैंड है। और वो पाइनियल ग्लैंड आदमी की खुलती है कम रोशनी में। तो एलईडी जब आपके सामने होती है तो आपकी आंखें जो हैं वो थोड़ी चुंधियाई रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी पाइनियल ग्लैंड कभी भी नहीं खुल पाएगी। और पाइनियल ग्लैंड का काम क्या है? कुदरत से जुड़ना पहला काम है, सही और गलत का निर्णय लेना के लिए आदमी को मेंटली वो मैसेजेस भेजना वो दूसरा काम है। अच्छे बुरे को इंट्यूशन आ जाती ना आदमी को, किसी चीज की इंट्यूशन आ जाती, भाई मना ऐसा लग रहा है ठीक नहीं हो रहा, मना ऐसा लग रहा है गलत कर रहा, वह जो इंट्यूशन है वो उस पाइनियल ग्लैंड का काम है। यानी कि आपके जिंदगी को सही रास्ते पर लगाने के लिए आपकी जिंदगी, आपके शरीर का पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हिस्सा है तो वो पाइनियल ग्लैंड है। और वो ग्लाइफोसेट से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ग्लाइफोसेट कहां डाला जाता है? जितने भी केमिकल्स, जितने भी खेतों में पड़ने वाले
पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, जितनी भी दवाइयां डाली जाती हैं उन सब में डाला जाता है। यानी अगर खेत के अंदर कोई भी केमिकल डाला जाता है फसल के अंदर और बीज अगर नेचुरल नहीं है तो वो आपके अनाज के हर दाने में ग्लाइफोसेट आएगा और ग्लाइसोफेट आएगा, और अगर उसमें वो आएगा तो फिर वो आपके भोजन में आएगा, भोजन में आएगा तो आपकी पाइनियल ग्लैंड को वो मारेगा। दूसरी चीज जिसके लिए वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है वो है रेडिएशंस, वाईफाई रेडिएशन स्पेशली। तो चारों तरफ वो वाईफाई के रेडिएशंस और 5G के टावर आपको दे करके आपकी उसी को फिर वो डाउन मार रहे हैं। तीसरी चीज जिससे वो डाउन आता है वो है एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, एल्यूमिनियम के दरवाजे आपके घर के अंदर है, एल्यूमिनियम की बाल्टी आपके बाथरूम के अंदर है, एल्यूमिनियम अगर आप कोई भी बच्चों को लगने वाली या बड़ों को लगने वाली वैक्सीन हैं उन सब के अंदर एल्यूमिनियम होता है। जितने भी इंजेक्शंस और दूसरे होते हैं सब में बच्चे को बचपन से लगने वाली हर वैक्सीन और उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। और जो मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको डॉक्टर क्या बोलेंगे, अरे वो तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम तो किया जाता है ना, एल्यूमिनियम बहुत हैवी मेटल है और बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट अगर उसको करोगे तो उसको हेल्दी नहीं माना जाता, मरकरी को भी, और उसमें मरकरी भी यूज किया जाता है। तो तीसरी चीज एल्यूमिनियम हो गई। चौथी चीज जो जिसके प्रति वो मतलब सेंसिटिव है कौन सी रहेगी भाई? हैं? प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक, अरे फ्लोराइड हो गया, वाईफाई हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और पांचवी चीज है जिसके प्रति वो सेंसिटिव होती है हमारी पिनियल ग्लैंड, वो है ऑडर। ऑडर मतलब गंध। जो प्राकृतिक गंध नहीं है, जो प्राकृतिक स्मेल नहीं है, वो भी उसको डाउन लेके आती है हमारी कॉन्शियसनेस को। वो कहाँ कहाँ होती है? घरों के अंदर वो मच्छर भगाने वाली होती है, वो लगाते हैं, वो मुंह सबाया करे, वह खाया करे, मैं क्यों नाम लूँ कंपनी का। तो वो फिर वो एक मस्कीटो को भगाने के लिए वो जलाया जाता है, फिर एक बल्लभ के ऊपर रखी जाती थी, फिर छोटे बच्चों को पाउडर और साबुन के अंदर जो गंध मिलाई जाती है उनके पाउडर, जितने भी टेल्कम पाउडर हैं, जितनी भी क्रीम हैं, जितने भी डिओड्रेंट हैं, जितने भी वो हैं, जितने भी रूम फ्रेशनर हैं, इसलिए आपको बड़े बड़े मॉल्स में सब जगह रूम फ्रेशनर्स का खूब इस्तेमाल मिलेगा। और साबुन है, तेल है, शैम्पू है, जिसमें भी नेचुरल स्मेल नहीं है, सारी केमिकल वाली जहां भी स्मेल आएगी, जहां भी केमिकल की स्मेल है वो भी आपकी पाइनियल ग्लैंड को डाउन मारती है। तो आपको चारों तरफ इससे पीछा छुटका, आप ये मैंने 5 चीज बताई हैं, बताओ पूरा दिन तड़के से लेकर सांझ तक यही चीज ना मिल रही हो तो आपको बिल्कुल प्लानिंग के तहत आपको रगड़ा जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद वो लोग पता करते हैं कि फलानी चीज का नुकसान होता है। अच्छा फिर एक काम करो, अभी सब्सिडी दो, डाटा फ्री कर दो सबको, 2-2 GB, चलो काचे काटो, करो अपना हॉटस्पॉट ऑन, सारे वाईफाई चलाओ। वो स्कीम ही ऐसी लेकर के आएंगे, आपको जानबूझकर वो करना पड़ेगा, आपको प्लान करके उस तरफ धकेलेंगे। आपकी नई जनरेशन का बच्चा उस इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे ही ऐसे करेगा, ऐसे जैसे स्किप करेगा। मैं कल देख रहा था 3-4 लफाड़े थे, मैं यहाँ से जब निकला तो गाड़ी में एक वो वीडियो बना रहे थे, हल्की हल्की बारिश आई हुई तो उसकी वो इंस्टा की रील बनाने लग रहे थे। और क्या नाम, बिल्कुल एक्सीडेंट, मतलब मैं आराम से चल रहा हूं, वो रील बनाने के चक्कर में वो कैमरे वाला मेरी गाड़ी के एकदम आगे आ गया होता। मैंने वो हॉर्न बजाया, उसको मैंने इशारा किया ऐसे, वो सोचे 4-5 लोग हैं, तो वो 4-5 थे, बालक थे, तो उन्हें सोचा कि यू एकला है, उन्हें रोक ली गाड़ी, बाइक रोक ली। मैं बोला मखा घना शौक हो रहा है रील बनाने का? मगा हाँ। मगर मेरे पे भी एक शॉट है, मैं भी दूंगा, आजा दिखाऊंगा। मैंने डिग्गी खोल लगाओ, इतना मोटा लठ धरा, मैंने कहा डमा तेरे आराम जा दो, तारे घर के अनबज वह तो स्टार्ट करके भाज गए मेरे बेटे। लेकिन
मैं उन तन्यू बताऊं था कि तुम रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो यार। मतलब उनके घर वालों को कोई जाके समझाए तो कैसे समझाएगा कोई कि आपका बच्चा जो है वो इन इंस्टाग्राम वालों ने इतना बर्बाद कर दिया है कि उसको पास अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं है, उसको अपने शरीर पर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना आता, उसको अपने बॉडी को के लिए भी अवेयरनेस नहीं है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। और सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो क्या है कि जब हमारा बच्चा 30 सेकंड और 15 सेकंड की उस रील को जब ऐसे स्क्रॉल करता है तो उसका जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन पावर है, वो घटती है। रिटेंशन मतलब जो आदमी मोबाइल पे रील ज्यादा देख रहा है, मैं गारंटी से कहता हूं वो यहां 15 मिनट से ज्यादा मेरे को नहीं सुन पाएगा, चाहे कितनी काम की बात कह रहा हूं, नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। रील देखने वाले आदमी के दिमाग के अंदर बात जाने का टाइम, वो किसी की बात को सुन ही नहीं सकता है। तो आप सोच करके देखिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, आप सोच करके देखिए कि जो बच्चा, मतलब जो इंसान जिसका रिटेंशन पावर, जिसका रिटेंशन टाइम ही नहीं है, जो रिटेन ही नहीं कर पा रहा जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है, वो चाहे कितने ज्ञान की इंफॉर्मेशन हो वो उसको नहीं मिलेगी। तो अपना फोन अगर आप अपने हाथ में पकड़ के रखते हो तो ये फोन आपको डे नाइट, दिन रात आपको अंदर से खोखला कर रहा है। अगर कान के पास लगा के रखे हो तो सिर को ये माइक्रोवेव ओवन की तरह भून रहा है, आपके सिर की मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको, उन सेल्स को वो मार रहा है। और ऊपर से खाना आपको ऐसा दिया जा रहा है। अर्थात यदि आप अपने बच्चों को भोजन अच्छा देना चाहते हो तो आपको अपने खेत में ही उगाना पड़ेगा। आप अगर पीडीएस से लेते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, देखो भाई, जब आप समाज में कहीं सुबह सुबह मान लो कोटे के राशन वाले के पास, कोटे उसके दरवाजे पर जाकर जब आप झोला उठा करके सुबह सुबह निकलते हो, जो कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किया था कि सुबह सुबह अपना लुगाई अपने बड़का ने गोदी ठावर कटोरा ठावे भीख मांगने चाल पड़े, चोरी दिए बेबे आज की। वह जो फ्री की चीज लेने की जो नीयत है वो आदमी को कभी भी समाज और देश के लिए काम करने नहीं देगी, कभी भी नहीं। तो जब तक पूरे समाज में एक भी व्यक्ति फ्री की चीज ले रहा है तब तक समाज में से यह कोड नहीं जाएगा। तो अब आप उस जो गांव का जो गरीब आदमी है जिसके पास जमीन नहीं है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जनता सरकार मोर्चा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? क्योंकि भाई मेरे पास कल 2-3 साथी आए थे, उन्होंने आते ही बोला जी हमारे गांव का एक मसला है, आप चल पड़ोगे, आपकी बात लोग मान लेंगे। मैंने कहा बताओ मसला क्या है? मसला ये है जी, सरकार ने प्लाट काट दिए और गरीबों के जो प्लाट काटे थे और वो गांव से बाहर थोड़ी दूर है ज़मीन, उसमें काट दिए। तो हम चाह रहे हैं कि वह ज़मीन गांव के नज़दीक काट दिए जाएं और उनको दे दिए जाएं। मैं बोला यो मसला गांव को तोड़ने का है। इसके अंदर एक तबका है जिसको उन्होंने प्लाट दे दिए, वह उस जमीन में दे दिए जो जमीन छोड़ रखी थी गांव के लिए, और वो गांव के लिए छोड़ रखी थी सारे गांव ने मिलकर। वह जमीन पहले गांव के लोगों की होया करती, बाद में उसको पंचायती बना दिया, बाद में उसको सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। वह है तो गांव की जमीन। अब उस पे तुम ऐसे आदमियों के कब्जे कर रहे हो जिनके पास मकान नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि जिनके कब्जे देने हैं सरकार ने या पंचायतों ने या सरपंचों ने, उनके कब्जे, उनके पास ऑलरेडी मकान हैं। जिनको ये मकान दे रहे हैं ना, जो सरकारें मकान देती, उनको मकान है। मकान नहीं वाले आदमियों की चिंता सरकार को नहीं है। ये तो आपने देख ही लिया होगा, रिजर्वेशन का फायदा भी उन्हीं को मिल रहा है जिन ऑलरेडी फायदा ले चुके हैं, जिनको जरूरत नहीं है। मकान भी है कटे हुए, उन्हीं को मिल रहे हैं। तो अगर आपको वाकई में उस गरीब आदमी का ख्याल है पूरे गांव का, तो एक काम कर लेते हैं, अपने उन जो गरीब लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव बुला लो 4-5,
और 4-5 उनके बुला लो जो मौजूद से लोग हैं, जो सरपंच मेंबरी में खड़े हैं, और फिर गांव के सीधे साधे आदमी बुला लो, और हम आपको एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जिसमें किसी को फ्री में देने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें जिसको जो मिले वो अधिकार पूर्वक मिले कि तुम इस गांव के निवासी हो तो जीवन जीने के लिए जितनी जमीन, जितना मकान तुम्हारे लिए अनिवार्य है वो तुमको पूरा गांव दे। क्या दिक्कत है? सरकार से क्यों लो? तुम आपस में नहीं ले सकते क्या? हम गांव की जमीन है वो, और गांव के लोग हैं, लेकिन उसको लड़ाई का मुद्दा नहीं बनाना। उसको वाकई में ये समझना है कि अब क्या करोगे, तो क्या कल को फिर मान लो अभी तो मकान के लिए आप लोगों ने स्ट्रगल कर लिया, तो कल क्या करोगे? सब कुछ आपको फ्री में चाहिए तो आप कमाओगे क्या? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि आपको कमाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, तेल आपके घर आ जाए, अनाज आपके घर आ गया, प्याज आपके घर आ गया छोंक लगाने के लिए, दारू की बोतल घर सप्लाई आने लग जाए, ड्रोन से सप्लाई आओगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जितना सामान चाहिए वो आपके घर पे आ जाए, खाते में पैसा उतना। ये जो आपको क्या लगता है कि ये जो आपको बैंकों में मतलब जो बैंक खाते खुले हैं, इसके पीछे कोई ऐसा कोई चीज़ है कि सरकार आपको खातों में पैसे डालेगी? वो जो 15-15 लाख रुपए डालने वाली बात है वो सच्चाई है, वो डलेंगे सबके खाते में ओवर द टाइम। एक नया जिस व्यवस्था के बारे में राहुल गांधी चुनाव से पहले बोल रहा था कि हर आदमी के खाते में साल का 72,000 रुपया डालेंगे, वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया है जिसको 3 साल पहले मैं बोला करता था। वो अभी आपकी टेस्टिंग चल रही है, आपके खाते को स्टडी किया जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट को चेक किया जा रहा है। आपने कभी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ऑनलाइन चेक करी है? आपके मोबाइल के उसके अंदर किस किस ने चेक करी है? जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की करिए ना, जिसने जिसने चेक करी है वो देखोगा कि स्टेटमेंट के एंड में एक ग्राफ बना होता है। उस ग्राफ में ये दिया होता है कि आपने इस महीने में जो पैसा खर्च किया है उसका 20% पैसा आपने ट्रैवलिंग पे किया, उसमें 15% आपने खाने पाने पे किया, उसमें 10% आपने कपड़ों लत्तों पे किया। मतलब वो आपकी हर खरीद को भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन लोगों को आपके बारे में एक एक चीज का पता है कि इस देश के कितने प्रतिशत लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, और उस खर्च करने में कितने प्रतिशत ठेके पे होता है, कितना प्रतिशत चाय की दुकान पे होता है। वो यूपीआई पेमेंट का सबसे बड़ा फायदा उनको ये होता है कि आपकी हर दुकान का ट्रांजैक्शन मालूम है, तो हर दुकान के ऊपर जो उन्होंने यूपीआई कोड दे रखा उसकी कैटेगराइज किया हुआ है कि ये कैटेगरी कौन सी है, तो उस कैटेगरी को उन्होंने मतलब इस तरीके से फिर वो ग्राफ में उसको एल्गोरिदम में फिर उसको यूज करते हैं। और मेरा कहने का अर्थ ये है इस बात के पीछे कि आप लोगों की प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक खरीदारी और आमदनी को और खर्च को वो लोग मॉनिटर करके वो ये देख रहे हैं कि इस देश के ज्यादातर लोगों में से, मतलब ज्यादातर लोगों का जो जीवन शैली है उसमें उनके जीवन जीने लायक कितना पैसा महीने का उनको मिल जाए, तो वो फालतू बोलना बंद कर देंगे। मतलब आपको रोटी चाहिए रोज की, तो इतने रुपए किलो रोटी, इतने रुपए किलो अनाज है, इतना दाल चाहिए, इतना तेल चाहिए, उसके हिसाब से उनको कुछ भी नहीं लगता है। अगर आपके पानी पर, अगर आपके पहाड़ों पर, अगर आपके देश के सोने पर, कोयले पर और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है और जमीनों पर अगर उनका कब्जा हो, तो उसके बदले में वो आपको घर बैठे आपके जीवन यापन जितना खर्च खाते में भेजते रहे, तो बहुत आसान है उनके लिए। नहीं समझे? ये जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं ये इसलिए नहीं बन रहे हैं कि इनको आपकी गाड़ियां जाने जाने की चिंता है, ये इसलिए बन रहे हैं कि जब यहां से कच्चा माल जब उनको बाहर लेकर जाना है बंदरगाहों पर, बड़े बड़े पानी के जहाजों में, तो उन बंदरगाहों तक कैसे जाएगा। तो फिर उन्होंने दो चीजें बनाई परिवहन की, एक एलिवेटेड हाईवे और दूसरे एलिवेटेड ट्रैक। नया ट्रैक जो बना है, किसी के घर के नजदीक बना है क्या वो ट्रैक? किसी के गांव के नजदीक से जा रहा है क्या वो ट्रैक? किसी के गांव से जा रहा है?
एक दिन मेरे कहने से आप लगा दो उसके ऊपर, और अगर आपने लगाया हो तो आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं तो जो बोल रहा हूं बहुत सोच समझकर और पूरी रिसर्च के बाद बोल रहा हूं। एक बार आप अपनी रिसर्च लगा लो, उस ट्रैक के पास अपनी कुर्सी बिछा कर बैठ जाओ और पूरे दिन देखो, एक वंदे भारत के अलावा उस ट्रैक पर कोई भी यात्री गाड़ी नहीं चलती है, और पूरा दिन डबल डेकर ट्रेन सिर्फ सामान ढोने पे लगी है, सारा देश खाली करने पे लगे हैं। मतलब उधर जाके कोयले वाले इलाके में जाके देख लो, उड़ीसा के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के इलाके में जाके देख लो, इधर से आप J&K के अंदर लिथियम नया मिला है वहां के देख लो, जहां जहां माइनिंग है वहां चेक कर लो, पूरा देश खाली होने लग रहा है। और हम लोग बिल्कुल घर में बैठे आपस में पलाटा के काटने के उन लड़ाइयां में उलझ रहे हैं। वो देश को खाली करने के लिए लेके जा रहे हैं। इधर से देश खाली हो जाएगा, अंग्रेज भी यही काम किया करते थे। और जब देश खाली हो जाएगा और देश के पास जब अनाज और बीज भी नहीं बचेगा, और जब आपके खेत में कुछ उगेगा नहीं, उस वक्त फिर आपको खाने के लिए डबल ब्रेड और वो जो डबल रोटी है वो मिलती रहे, उसके लिए अमेजन फ्लिपकार्ट के बड़े बड़े 12,000 एकड़ की जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा SEZ को दे के गया था, झज्जर की खत्म करके। कदे न सोच रहे हो, छोटा मोटा खेल नहीं है, 12,000 एकड़। और अभी इन्होंने ग्लोबल विलेज के नाम पे 5,000 एकड़ जमीन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो KMP के नजदीक के जितने भी एरिया है वहां पर रजिस्ट्री बंद कर दी है, वहां वो ग्लोबल विलेज बना रहे हैं। ग्लोबल विलेज में उनका आइडिया क्या है कि जब इन गांव वालों के पास में अपना कुछ भी नहीं बचेगा, आप देख लो आपके पास कुछ बचा नहीं है, वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, आपका सारा गोल्ड जा चुका है, सारी धातु जा चुकी है, जमीन कर्जे पर पड़ी हुई है, सामूहिक जमीन भी जा चुकी है, पानी आपके पास नहीं है, एनर्जी के नाम पर आपके पास गोस्से, लाकड़ी, जंगल कुछ नहीं है, आपके पास कपड़ा पहनने के लिए भी आजकल तो क्रेडिट कार्ड से ही खरीदते हैं आप, कपड़े भी कर्जे पे हैं, मतलब कपड़े भी, ये हाल हो रहा है। मतलब इन लोगों को मालूम है कि भाई इन लोगों के पास जब कुछ भी नहीं बचेगा, उस वक्त इन लोगों को रहने के लिए अगर जमीन देनी होगी, क्योंकि आप लोगों ने गांव में कल्चर बनाया ना कि गरीब आदमी के लिए प्लाट गांव में काट दिए, तो जो उनसे और गांव उजाड़ेंगे उनके लिए भी तो कोई न कोई प्लाट बना रखा होना चाहिए। भाई तुम्हें प्लाट बना रखे हैं, जा करके सोनीपत के और KMP के आसपास के एरिया में जाके देखो, वहां कबूतर खाने बने हुए हैं, आज से 15 साल पहले बना के गिर दिए थे उन्होंने, गांव उजाड़ के वहां डालने के लिए। और सिर्फ KMP के आसपास की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों ने हमारे बीच के आदमियों को इस काम पे लगा रखा है कि तुमको सब्सिडी देंगे, भारी लोन देंगे, तुमने क्या करना है, किसी भी कस्बे के बाहर रेजिडेंशियल एरिया, जहां R एरिया बोलते हैं, उसके अंदर जमीन चेक करो, किसी जमींदार से बात करो, 5 से 10 एकड़ में ऐसी टाउनशिप आ जाती है जिसमें 5,000 लोग रह जाते हैं। 5 एकड़ में जब 5,000 लोगों के रहने की टाउनशिप बन जाएगी तो उनको क्या जरूरत जाड़ी है पूरे के पूरे गांव के हजारों एकड़ जमीन को कब्जा रखने की उनकी। तो वो जो पूरा गांव बर्बाद होकर के एक टाउनशिप के अंदर शामिल हो सकता है, एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, सॉरी नॉट टाउनशिप, एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी 5,000 आदमियों को हैंडल कर सकती है बड़े आराम से। तो उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरा। आप इसको रोकने के लिए, आप इसको बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, लेकिन समझ के साथ। भीड़ इस लड़ाई को नहीं जिता पाएगी, मरवा देगी सबको। भीड़ नहीं, बहुत डिसिप्लिन्ड लोग चाहिए, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोग। हम इसलिए स्लो चल रहे हैं, इसलिए स्लो नहीं चल रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा कि हमसे हो नहीं रहा, या हम ना, इस टाइप का आदमी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो निकल यहां से, मतलब 1% भी। हमें मालूम है कि देखो, अगर किसी को प्रॉब्लम पूरी पता है तो ही उसको समाधान का पता है। प्रॉब्लम का इतना सा हिस्सा पता हो तो समाधान का भी इतना ही हिस्सा पता होता है। मुझे सारी प्रॉब्लम्स को आपस में जोड़ना भी आता है, और मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप एक समाधान करने चलोगे, अगला समाधान उसी के अंदर से निकलेगा, अगला उसी के, सारी प्रॉब्लम ऐसे झटके में भुरभुरा के गिर पड़ेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे समाधान हो जाएगा। लेकिन समझ के साथ होना पड़ेगा, बिना समझ के नहीं होगा पॉसिबल। ये बाहर से कोई आदमी नहीं कर पाएगा, गांव का आदमी करेगा। अरे गांव का आदमी भी तो जब ही करेगा जब उसे समझ होगी। यानी वो जो
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो राशन पे कोटे से जो पैसा जो ले रहा है अनाज, उसको बताएंगे कि तुम्हें जो गेहूं और चावल मिल रहा है उस पे केमिकल छिड़क के दिया जा रहा है, तुमको कैंसर होने के चांसेस हैं। वो कहेगा मैं कहां जाऊं? उसको फिर जमींदार को मनाएंगे कि तू तो छिक लिया, ट्रैक्टर यूज करके भी छिक लिया, केमिकल यूज करके भी छिक लिया, तो भी ने एक बार छोड़ गए, इन भाइयों का सारा लेकर देख ले, ये तेरे सारा ला देंगे, तू इनका सारा ले ले। तो एक काम कर ले, कल से हम कंपनियों के लिए या मंडियों के लिए उगाना बंद कर दें और हम अपने भाईचारे और अपने गांवों के लिए उगाना चालू कर दें, बात बन जाएगी। मतलब भाई जैसे ही हम उस बाजार से कटके और भाईचारे तक आएंगे, जब अपने भाइयों तक आएंगे, उस टाइम फिर प्रॉब्लम और तरीके की दिखाई देंगी। जो हमने पिछले 20 सालों में गलतियां करी हैं फिर वो दिखाई देंगी। बैठ के चर्चा ही तो करनी है कि यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए भाई। जिस दिन मेरा आपके साथ रोटी बेटी माटी का रिश्ता हो जाएगा, जल जंगल जमीन हमारा अपना हो जाएगा, उसी दिन हम सबसे पहले ये निर्णय लेंगे गांव में नशा नहीं चलेगा भाई। गांव में पता है कि 3 जने नशा बेचते हैं, अल्टीमेटम तो जारी करना है, अपना बोरिया बिस्तरा बाहर गिरा हो भाई, नहीं तो बस तुम्हारे पास 5 दिन का समय है, खेल खत्म। ना पुलिस की जरूरत, ना केस की जरूरत, ना कोई फालतू रोड़े की जरूरत, हम अपने आप छोड़ देंगे। क्योंकि जब उनको दिखाई देगा कि वो भी तो पैसा किस लिए कमा रहे थे, दिखाने के लिए कमा रहे थे ना, बड़ी गाड़ी बड़ा घर बड़ा, देख लिया तारा भाई, नाश होगा तेरा भी औलाद कितने दिन तक बचेगी भाई। तू इतने जीवे तू ही तो बचा रहा है, नशा तेरे घर पड़ा पाओगा तो वहीं तेरे भी बालक इसमें चपेट में आ जाएंगे। वो आ जाएगा समझ में, मन नहीं लगता कि नहीं आवेगा। और जिनका नहीं आवेगा समझ में, उन्हें रिजेक्ट करने में के जावा है, निकल यहां से भाई, नहीं चाहिए, तू समाज के लिए नुकसानदायक आदमी है, तेरे से बात करना बंद, तेरे से ना तेरे घर रोटी बेटी का रिश्ता ही खत्म कर देंगे, तेरे साथ बात ही खत्म। भैया पाइयो ही तो करा करते, सबसे अच्छा रास्ता था ना कि गलत आदमी से व्यवहार बंद कर दो, आधा कट जाएगा, वैसे ही टूट जाएगा वो। क्यों जी? इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया है, जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, कंपनियों में बैठे हैं, कि सबको बाजार से जोड़ दो। सबको बाजार से जोड़ दोगे तो सारा सामान आपको बाजार से मिलने लग जाएगा और उधर से पैसा आपको सरकार से मिलना चालू हो जाएगा या कंपनियों से मिलना चालू। समाज से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, ना आपको समाज से कुछ मिल रहा, ना आप समाज में कुछ दे रहे। तो जब आपको समाज से कुछ नहीं मिल रहा तो फिर आप समाज से नाश हो जो आपने के ठेका दे रखा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है समाज तो किसी काम का है ही नहीं। क्यों जी? और जब पता लगेगा कि समाज के बिना बात नहीं बनेगी, फिर आप समाज में कुछ भी गलत नहीं डालेंगे, फिर हम समाज में कुछ भी सही हो नहीं जाएगा। कौन है जिसको अपने बच्चे सुरक्षित नहीं चाहिए? कौन है जिसको अपने बच्चे नशेड़ी चाहिए? कौन है जो अपराध मुक्त भारत नहीं चाहता, या अपने गांव को अपराध से मुक्त नहीं, पड़ोस को अपराध से मुक्त नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। बात तो करके देखो, बात ही करने कोई जा नहीं रहा उन तक। इसलिए समस्या का समाधान बहुत आसान है, जैसे ही समस्या समझ में आएगी समाधान समझ में आना चालू हो जाएगा। तो अभी आप लोगों के लिए जो है जलपान की व्यवस्था हो गई है। अभी थोड़े चाय पकौड़े खाइए, फिर पकौड़े खा के आइए, फिर पकाते हैं आपको।